हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हमारे डिस्कशन का जो पॉइंट है वो है वित्त विधेयक और धन विधेयक किस प्रकार से संसद में रखे जाते हैं, कैसे पास किए जाते हैं और क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पर हमने दो पॉइंट लिखे हैं, वित्त विधेयक और धन विधेयक। वैसे तो टेक्निकल रूप से देखें तो वित्त विधेयक ही होता है और जो धन विधेयक है वो वित्त विधेयक का ही एक रूप है, लेकिन धन विधेयक एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। इसको हम अलग से भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ में ही कंप्लीट वित्त विधेयक को भी पूरी तरीके से देखेंगे, कैसे साधारण विधेयक से किस प्रकार से ये भिन्न है और कैसे इनको पास करने की जो प्रक्रिया है वो भी थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि वित्त विधेयक जिसको हम कह रहे हैं फाइनेंशियल बिल या फाइनेंस बिल, और धन विधेयक यानी मनी बिल, तो ये क्या होते हैं, किस प्रकार से इनको हम परिभाषित कर सकते हैं और जान सकते हैं इनके संदर्भ में। तो आइए सबसे पहले हम वित्त विधेयक को देखें कि वित्त विधेयक क्या है। वित्त विधेयक फाइनेंस बिल, फाइनेंशियल बिल या फाइनेंस बिल दोनों ही शब्द सही हैं। वित्तीय विधेयक जब लिखेंगे तो फाइनेंशियल बिल, वित्त विधेयक तो फाइनेंस बिल, दोनों टर्म सही हैं इसके लिए। हमने जब साधारण विधेयक की बात की थी तो उसकी परिभाषा में हमने बताया था कि वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के अतिरिक्त जितने भी विधेयक होते हैं वो सभी साधारण विधेयक होते हैं। तो आज इसमें जानेंगे कि वित्त विधेयक क्या होते हैं। जब हम संविधान को देखते हैं तो 3 प्रकार के वित्त विधेयक निकल के आते हैं। देखिए 3 टाइप, उसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा कि 3 प्रकार के वित्त विधेयक हैं, लेकिन उनकी विशेषताएँ, उनको पारित करने का तरीका, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वित्त विधेयक को 3 तरीके से हम पढ़ सकते हैं, 3 श्रेणी इसकी बांट सकते हैं। तो 3 कौन कौन सी हैं उन तीनों पर गौर करें। इसी वित्त विधेयक की जो पहली श्रेणी है उसको कहा जाता है धन विधेयक, उसको हम धन विधेयक के रूप में जानते हैं। धन विधेयक, मनी बिल, मनी बिल। धन विधेयक का जिक्र जो है वो संविधान के अनुच्छेद 110 में मिलता है। धन विधेयक का जिक्र कहाँ मिलेगा? आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में धन विधेयक से संबंधित सभी प्रावधान दिए गए हैं कि किस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो अभी हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे। दूसरा जो वित्त विधेयक का प्रकार है उसको वित्त विधेयक प्रकार 1 या वित्त विधेयक श्रेणी 1 कहा जाता है। वैसे तो धन विधेयक भी एक वित्त विधेयक ही है। जितने भी धन विधेयक होते हैं वो सभी के सभी वित्त विधेयक ही होते हैं। तो आप एक सेंटेंस में कह सकते हो कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। लेकिन क्या सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं? नहीं, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें 2 टाइप और भी हैं। वित्त विधेयक प्रकार 1, वित्त विधेयक श्रेणी 1। वित्त विधेयक श्रेणी 1 ये क्या होती है? देखिए जो धन विधेयक होते हैं उनका जिक्र आर्टिकल 110 में है, यानी कि आर्टिकल 110 के प्रावधान होते हैं इसमें। अगर किसी विधेयक में आर्टिकल 110 में दी गई बातें हैं, केवल और केवल आर्टिकल 110 में दी गई बातें, और किसी आर्टिकल से रिलेटेड विषय उसमें नहीं होना चाहिए। केवल आर्टिकल 110 में जितनी बातें दी गई हैं, जिनको अभी हम आगे लिखवाएंगे आपको क्या है, अगर सिर्फ उनमें से कुछ 1, 2 या सभी बातें हैं किसी विधेयक में तो उसको धन विधेयक कहा जाएगा। और ये डिसाइड करेंगे लोकसभा के स्पीकर कि ये धन विधेयक है या नहीं है। ये जो वित्त विधेयक श्रेणी 1 है इसका जिक्र मिलता है आर्टिकल 117 खंड 1 यानी क्लाज 1 में। ये कहाँ मिलेगा आपको? आर्टिकल 117 क्लाज 1 में। अब ये किस प्रकार से इससे अलग है? इसमें आर्टिकल 110 में जो बातें दी गई हैं उनमें से कोई बातें हो सकती हैं, और इसके साथ साथ इसमें आर्टिकल 110 से बाहर का भी कोई विषय हो सकता है। देखिए धन विधेयक में आर्टिकल 110 के बाहर का कोई भी विषय नहीं होगा। अगर आर्टिकल 110 में 110 के अतिरिक्त कोई अन्य विषय हो जाएगा तो फिर वो इस श्रेणी में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आर्टिकल 110
के विषय हो सकते हैं, प्लस इसके साथ साथ अन्य विषय भी हो सकते हैं, अन्य विषय। और आप यहाँ पर देख रहे हैं अन्य विषय नहीं है, तो जब साथ में अन्य विषय आ जाएंगे तो वो कहलाएगा वित्त विधेयक श्रेणी 1। इसको संसद में दूसरे प्रकार से इसके साथ ट्रीट किया जाता है, यानी पारित करने की प्रक्रिया अलग है। अब तीसरी एक श्रेणी और है जिसको कहते हैं वित्त विधेयक श्रेणी 2। वित्त विधेयक श्रेणी 2 या फाइनेंशियल बिल टाइप सेकेंड। तो ये जो है ये थोड़ा और अलग है और इसको पारित करने की प्रक्रिया या इसकी विशेषताएं भी अलग हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भारत की संचित निधि से व्यय करने का प्रावधान होता है। इसमें इस विधेयक में क्या है, इसका जिक्र जो आपको मिलेगा आर्टिकल 117 है और इसमें जो है भारत की संचित निधि, संचित निधि का मतलब है कंसोलिडेटेड फंड। इसके विषय में हम पीछे एक चैप्टर में बात कर चुके हैं कि संचित निधि क्या होती है। भारत के कंसोलिडेटेड फंड से धन का व्यय खर्च का प्रावधान है अगर किसी विधेयक में, तो उसको वित्त विधेयक श्रेणी 2 कहा जाएगा। लेकिन इसमें आर्टिकल 110 का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ अगर इतना है इसमें तो फिर उसको आर्टिकल 117 तहत आप पढ़ सकते हैं और इसको संसद में पारित करने की अलग प्रक्रिया है। तो ये तीनों ही जो विधेयक हैं ये तीनों ही वित्त विधेयक कहलाते हैं। इसी में एक जो सबसे प्रमुख प्रकार है वो है धन विधेयक, मनी बिल। तो मनी बिल क्या होता है, मनी बिल की क्या विशेषताएं हैं, इसको सबसे पहले हम जानेंगे। ये दोनों बहुत छोटी बातें हैं, इनको अभी क्लास के लास्ट में हम बता देंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन इनको समझने के लिए सबसे पहले आपको धन विधेयक डिटेल में जानना होगा। और आर्टिकल 110 के प्रावधान इसमें होते हैं। तो आर्टिकल 110 में कौन से प्रावधान हैं उनको जानेंगे, बस वही धन विधेयक हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि धन विधेयक क्या होता है। हमारे संविधान में धन विधेयक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन विधेयक क्योंकि सरकार को देश चलाने के लिए धन की ज़रूरत होती है और धन उसको संचित निधि या आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड या लोक लेखा से निकालना होता है। वही सब खाते हैं सरकार के, उसी में से पैसा निकाल के सरकार खर्च करती है। सरकार को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो फिर कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता है। इसीलिए जो धन विधेयक होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि अगर धन विधेयक लोकसभा में पारित ना हो पाए तो सरकार को पैसा नहीं मिल पाएगा, और अगर सरकार को पैसा ही नहीं मिलेगा तो सरकार चलेगी कैसे। तो फिर सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है। इस्तीफ़ा देना पड़ सकता क्या, सरकार गिर ही जाएगी। क्योंकि धन विधेयक को अगर सरकार पारित ना करा पाए तो इसका सीधा सा मतलब होता है उसके पास बहुमत नहीं है, तो सरकार गिर जाएगी। तो धन विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको गौर से समझेंगे, सब चीज़ें क्लियर करेंगे कि धन विधेयक क्या है। धन विधेयक यानी मनी बिल, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये पैसे से रिलेटेड है, वित्त से रिलेटेड है। लेकिन क्या प्रावधान इसमें होंगे जब इसको मनी बिल कहा जाएगा। तो इसकी परिभाषा में आर्टिकल 110 के अनुसार जो है आर्टिकल 110 धन विधेयक के संदर्भ में बताता है। तो इसमें यह है कि इस विधेयक में आर्टिकल 110 में दिए गए विषय होते हैं एक या कुछ या सभी। आर्टिकल 110 में जो विषय दिए गए हैं उनमें से एक भी विषय हो सकता है, कुछ हो सकते हैं 2-3, या सभी के सभी हो सकते हैं। लेकिन बाहर का कोई विषय नहीं होना चाहिए। यानी कि इसके साथ शर्त है कि आर्टिकल 110 में जो विषय दिए गए हैं उनमें से भले एक हों, 2 हों, या कुछ हों, या सभी हों, लेकिन बाहर के अन्य विषय नहीं होते हैं। लेकिन आर्टिकल
110 से बाहर के विषय नहीं होते हैं, क्योंकि अगर बाहर के विषय आ जाएंगे तो फिर वो वित्त विधेयक श्रेणी 1 में चला जाएगा। अभी हमने पीछे आपको लिखवाया था वित्त विधेयक श्रेणी 1, जिसमें आर्टिकल 110 के भी विषय होते हैं और बाहर के भी विषय होते हैं अतिरिक्त। तो इसमें नहीं होने चाहिए बाहर के विषय, तभी एक शुद्ध वित्त विधेयक है, धन विधेयक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी परिभाषा के रूप में आप कह सकते हो, लेकिन ये कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। आपने कह दिया कि धन विधेयक वो विधेयक होता है जिसमें आर्टिकल अनुच्छेद 110 में दिए गए प्रावधान में से एक या कुछ या सभी होते हैं और बाहर के प्रावधान नहीं होते हैं। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि आखिर ये आर्टिकल 110 में है क्या, कौन सी चीज़ें दी गई हैं। तो उसको आप देखें क्या प्रावधान है। पहला प्रावधान ये है कि किसी कर यानी टैक्स, किसी कर का अधिरोपण, अधिरोपण का मतलब होता है लगाना। किसी टैक्स को आपके ऊपर लगाना हो ऐसी कोई बात, या उत्सादन, उत्सादन का मतलब होता है एबॉलिश करना यानी हटाना। कोई टैक्स समाप्त करना चाह रही हो गवर्नमेंट, या परिहार यानी अल्टर करना चाहती हो, अल्टरेशन, या विनियमन यानी कि उसके नियमों में बदलाव करना चाहती हो, परिवर्तन करना चाहती हो। तो कोई नया टैक्स लगाना चाहती है सरकार, या कोई पुराना टैक्स एबॉलिश करना चाहती है, या उसमें जो है अल्टरेशन करना चाहती है, या उसको विनियमित करना चाहती है, तो उससे संबंधित अगर कोई प्रावधान है तो वो धन विधेयक। दूसरी चीज़ देखिए, केंद्रीय सरकार यानी संघ सरकार जो आपकी है, केंद्रीय सरकार के धन उधार लेने का विनियमन यानी कि जो सरकार होती है केंद्र की, वो विदेशों से, वर्ल्ड बैंक इत्यादि से पैसा उधार ले सकती है, तो उसके कुछ नियम कायदे कानून हैं। तो जो केंद्रीय सरकार द्वारा धन उधार लेने का नियम है उसको कुछ संशोधित करना हो, परिवर्तित करना हो, ऐसा कोई प्रावधान अगर कर रही है सरकार और किसी विधेयक में ये बात है तो उसे धन विधेयक कहा जाएगा। अगली चीज़ है कि हमने बताया भारत की संचित निधि होती है। भारत की संचित निधि की अभिरक्षा और उसमें पैसा जमा करना, उससे पैसा निकालना, इस प्रक्रिया में अगर कोई परिवर्तन सरकार करना चाहती है तो वो भी धन विधेयक कहलाएगा। भारत की संचित निधि, देखिए क्या लिखेंगे, भारत की संचित निधि, बहुत समझ करके आप लिख लें, कभी आप भूलेंगे नहीं। ये सब देखिए पैसे से जुड़े हुए मामले हैं। भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, उससे जो है उसका अभिरक्षण यानी कस्टडी, अंग्रेजी में कस्टडी, अभिरक्षण, उसकी कस्टडी करना तथा उससे पैसा निकालना, जमा करना। अगर इस चीज़ से संबंधित कोई मामला है तो वो भी फाइनेंस मनी बिल के तहत आ गया। अब देखिए भारत की संचित निधि पर कुछ खर्चे भारित किए जाते हैं। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज किया जाता है। उनको जैसे राष्ट्रपति का वेतन है या न्यायाधीशों का वेतन होता है, ये सब क्या होते हैं, भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। एक बार जब ये वेतन डिसाइड कर दिए जाते हैं तो इन पे संसद वोटिंग नहीं कर सकती, बाद में इनको कम नहीं किया जा सकता है। भारत की संचित निधि से सीधे दिए जाते हैं। तो अगर भारत की संचित निधि पे कोई खर्चा भारित किया गया है, यानी डिसाइड किया गया है कि ये खर्चा भारत की संचित निधि से किया जाएगा, तो अगर कोई नया खर्चा आप भारत की संचित निधि से जोड़ना चाहते हैं या पुराने खर्चों का पैसा बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसा अगर कोई कार्य करना है और वो कार्य आप करना चाहते हैं तो वो भी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। यानी कि देखिए कुछ खर्चे तो पहले से ही भारित हैं। भारत की संचित निधि पर कोई व्यय भारित करना, कोई व्यय भारित करना यानी उस पर चार्ज करना। जो भाषा प्रयोग की जाती है वही कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है
कि कोई नया खर्चा, मान लेते हैं उदाहरण के लिए आपने कहा कि अब प्रधानमंत्री का जो वेतन होगा वो भारत की संचित निधि पर भारित होगा, यानी भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। आज नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर आपने ये ऐसा प्रावधान करना चाहते हैं अगर आप, तो ये प्रावधान जिस भी विधेयक में आप लेकर के आओगे वो विधेयक क्या हो जाएगा, धन विधेयक हो जाएगा, उसको धन विधेयक की तरह पारित किया जाएगा। तो भारत की संचित निधि पर अगर कोई खर्चा आप डालना चाहते हो या पहले से भारित, अगर पहले से कोई खर्चा है, भारित खर्च को बढ़ाना चाहते हैं आप, तो ऐसा प्रावधान भी इसी के अंतर्गत आएगा। अगला देखिए क्या, देखिए संचित निधि जो कंसोलिडेटेड फंड है, संचित निधि एवं कंटिंजेंसी फंड यानी आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि, इसके विषय में भी पीछे हमने बताया हुआ है। तो संचित निधि एवं आकस्मिकता निधि में धन प्राप्त करना, व्यय करना, अभिरक्षण, इनकी अभिरक्षा करना, कस्टडी करना, एवं केंद्र तथा राज्य, केंद्र तथा राज्यों के लेखों का यानी उनके खातों का ऑडिट करना, यानी लेखा परीक्षण करना, लेखा परीक्षण, इस तरह का मामला अगर कोई है, यानी कि जो केंद्र और राज्यों के जो लोग लेखा होते हैं, यानी ये निधियां होती हैं, ये निधियां राज्यों की भी होती हैं, केंद्र की भी होती हैं, तो उनका अगर ऑडिट करना है, आपको लेखा परीक्षण करना है, तो ऐसे प्रावधान जिसमें भी लाए जाएंगे वो क्या होगा, धन विधेयक होगा। तो ये इतनी मोटी मोटी बातें हैं, या फिर इनसे अनुषंगिक कोई विषय, उपरोक्त से अनुषंगिक या संबंधित अन्य विषय। तो इतनी बातें आप देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सब पैसे से रिलेटेड हैं और शुद्ध का शुद्ध पैसे का ही जुड़ा मामला है। कोई टैक्स लगाना है, हटाना है, बदलना है, नियम बदलना है, तो ऐसा मामला, केंद्र सरकार धन कैसे उधार लेगी इसका मामला, भारत की संचित निधि की कस्टडी करना, उसमें पैसा जमा करना, उससे पैसा निकालना, या फिर संचित निधि पर कोई नया खर्चा डालना, या पहले से जो खर्चा चल रहा है उसकी राशि को बढ़ाना, संचित निधि में, कंटिंजेंसी फंड में धन प्राप्त करना, धन निकालना, और केंद्र और राज्य के जो फंड होते हैं उनका ऑडिट करना, उनको लेखा परीक्षण करना, और इनसे रिलेटेड, इनसे अनुषंगिक या संबंधित कोई अन्य विषय जिसको लोकसभा का स्पीकर प्रमाणित करता है कि ये धन विधेयक है। तो अगर इतने मामलों में से एक, दो या सभी मामले किसी विधेयक में हैं, आपने कोई विधेयक रखा है उसमें अगर ये मामले आते हैं तो उस विधेयक को क्या कहा जाएगा, चूँकि 110 से है रिलेटेड इसीलिए उसे मनी बिल, धन विधेयक कहा जाएगा। लेकिन इससे बाहर का कोई विषय नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें नागरिकता संबंधी कोई प्रावधान भी साथ में रखा हुआ है या कोई अन्य विषय जो 110 में नहीं है, तो फिर वो वित्त विधेयक श्रेणी 1 में चला जाएगा। तो इसको आपने समझ लिया कि वित्त विधेयक क्या होता है। अब आइए देखें कि वित्त विधेयक की क्या खास बातें हैं जो इसको साधारण विधेयक से अलग कर देती हैं। क्योंकि अगर हम इसको अलग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि साधारण विधेयक को जो पारित करने की प्रक्रिया थी लोकसभा और राज्यसभा में, उससे इसकी प्रक्रिया कुछ अलग होगी। तो पीछे हम 3 वाचन पढ़े थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सब कुछ, सभी जो विधेयक होते हैं उनको पारित करने की वही प्रक्रिया है। तो हम बार बार पूरी प्रक्रिया को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम ये देखेंगे कि धन विधेयक जो है साधारण विधेयक से किस प्रकार से अलग है। सिर्फ आप अलग वाली बातें जान लें, बाकी प्रक्रिया सेम वैसी होती है। तो क्या विशेषताएं हैं धन विधेयक की, क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं, वो आप देखें। अच्छा, एक चीज़ और जान लें, इसके 3 अपवाद भी हैं। 3 चीज़ें ऐसी भी बताई गई हैं कि अगर ये चीज़ें हैं तो इसको धन विधेयक नहीं माना जाएगा। वो 3 चीज़ें क्या हैं, देखिए। पहली चीज़ है कि अगर कोई दंड दिया गया है, किसी दंड या जो
जुर्माना होता है, इससे संबंधित कोई मामला है, यानी जुर्माना या इसे आप दंड कह सकते हो, इसका कोई प्रावधान कर रही सरकार। तो ऐसा नहीं, ये भी पैसे से जुड़ा मामला है। जुर्माना किसी चीज़ पर डिसाइड करना, ऐसा प्रावधान किसी एक्ट के माध्यम से सरकार लाना चाहती है तो वो विधेयक धन विधेयक नहीं कहलाएगा। जुर्माना या दंड का प्रावधान धन विधेयक में नहीं आएगा। दूसरी चीज़ लाइसेंस फीस है। लाइसेंस फीस, देखिए भारत में बहुत से काम करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, तो लाइसेंस फीस का निर्धारण करने वाला कोई एक्ट बनने जा रहा है तो वो भी धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगा। ये सब सामान्य विषय हैं। लाइसेंस फीस यानी अनुज्ञप्ति फीस इसको बोलते हैं। लाइसेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुज्ञप्ति शुल्क का प्रावधान अगर है तो ऐसा नहीं, देखिए पैसे से जुड़ा भी मामला है लेकिन इसको धन विधेयक से बाहर रखा गया है इन मामलों को। एक तीसरी चीज़ और कही गई है कि अगर कोई स्थानीय निकाय है, स्थानीय कोई प्राधिकारी है, वो कोई स्थानीय स्तर पे टैक्स लगाना चाहता है या पहले से चला हुआ टैक्स बंद करना चाहता है या किसी टैक्स के नियमों में परिवर्तन करना चाहता है तो वो भी जो है धन विधेयक में नहीं आएगा। हालांकि टैक्स वाली चीज़ हमने सबसे पहले बताई थी, लेकिन वो स्थानीय की बात नहीं हो रही थी, वो पूरे देश के लिए बात हो रही थी। यहाँ पर स्थानीय निकाय या प्राधिकारी द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए, स्थानीय यानी वहीं पे यूज करने के लिए, स्थानीय प्रयोजन हेतु कर लगाना, उत्साधन करना यानी हटाना, परिहार करना, अल्टर करना या विनियमन करना, पहले से कोई है उसका नियम बदलना, विनियमन करना। ये क्या है? ये तीन बातें बताई गई हैं, धन विधेयक नहीं माना जाएगा। धन विधेयक नहीं माना जाएगा। यानी कि कोई ऐसा बिल आ रहा है, कोई ऐसा बिल रखा गया जिसमें स्थानीय निकाय को कोई अधिकार दिया जा रहा है कि आप इस टैक्स को लगा सकते हैं या फला टैक्स को हटा सकते हैं, तो टैक्स लगाने की बात उसमें भी की जा रही है, लेकिन ये स्थानीय निकाय के प्राधिकारी के लिए है और स्थानीय प्रयोजन के लिए, इसीलिए इस चीज़ को धन विधेयक नहीं माना जाएगा। या कोई ऐसा बिल लाया जा रहा है जिसमें किसी लाइसेंस फीस को रद्द करना, हटाना, घटाना, बढ़ाना या उससे रिलेटेड या जुर्माना दंड के प्रावधान से रिलेटेड कोई बातें की जा रही हैं, तो ये भी चीज़ें पैसे से ही जुड़ी मामले हैं, लेकिन इसको धन विधेयक से बाहर रखा गया है। तो ये तीन अपवाद भी आप मान लीजिएगा। ये क्या हैं? ये अपवाद हैं। बाकी जो हमने मामले भी बताए आर्टिकल 110 वाले, वो सब धन विधेयक माने जाते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि धन विधेयक की क्या खास बातें हैं, किन चीज़ों में ये भिन्न है। जब हम साधारण विधेयक को पढ़ रहे थे तो हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि साधारण जो विधेयक होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि इस पे निर्णय कौन लेगा, निर्णय या प्रमाणन। देखिए, अभी जब हमने पीछे आपको आर्टिकल 110 के प्रावधान बताए तो उसमें सबसे लास्ट में हमने बताया था कि इससे रिलेटेड कोई अन्य विषय, इससे अनुषंगिक कोई विषय, जब संविधान में कुछ ऐसी बातें लिख दी जाती हैं कि इसके जैसे अन्य विषय या आदि, तो ऐसे में फिर एक निर्णायक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर साफ साफ कहीं पे लिखा हो कि ये 5 पॉइंट हैं, ये 5 पॉइंट जिसमें होंगे वो धन विधेयक होगा, तो इसको कोई भी व्यक्ति बता देगा कि ये धन विधेयक है। लेकिन उसी में एक छठा पॉइंट ये लिख दिया जाए कि इसी के जैसे अन्य विषय भी, तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसी के जैसे अन्य विषय, कौन से अन्य विषय, किसको हम मानेंगे कि इसी के जैसे हैं या इसी के जैसे नहीं हैं, ये निर्णय कौन करेगा। तो वहाँ पर एक निर्णायक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसी तरीके से धन विधेयक में भी लास्ट में लिखा हुआ है कि इसी से जैसे और भी विषय होंगे उसको धन विधेयक माना जाएगा। तो अब फिर ये शक्ति किसको दी गई कि कौन डिसाइड करेगा कि ये विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं है।
तो उसके लिए आर्टिकल 110 में ही ये प्रावधान कर दिया गया है कि इस पे निर्णय कौन करेगा, और ये निर्णय साथ में एक प्रमाण पत्र के रूप में विधेयक पे लगा दिया जाता है कि ये धन विधेयक है। जब वो दूसरे सदन में भेजा जाता है राज्यसभा में, तो उस पर वो प्रमाण पत्र लगा होता है कि ये धन विधेयक है, ताकि इसको आप धन विधेयक की तरह ट्रीट करो। जब वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तब भी वही स्लिप उस पर लगी होती है कि ये धन विधेयक है, ताकि राष्ट्रपति भी उस पर निर्णय लेते वक्त धन विधेयक के नियमों के अनुसार निर्णय लें, क्योंकि धन विधेयक को पारित करने का तरीका दूसरा होता है। अभी उसको हम धीरे धीरे समझेंगे क्या है। तो इस पर निर्णय कौन करेगा, तो धन विधेयक पर निर्णय लेंगे लोकसभा के स्पीकर। धन विधेयक पर निर्णय या प्रमाणित करना ये कौन करेगा, ये करेंगे लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष। अब देखिए, धन विधेयक पर डिसीजन लेने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर को क्यों दे दिया गया? क्या राज्यसभा के सभापति को नहीं दे सकते थे? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पैसे से जुड़ा हुआ मामला है और पैसा चाहिए सरकार को, और लोकप्रिय सरकार का गठन जो होता है लोकसभा में होता है। लोकसभा में जो सरकार है, जो मंत्रिपरिषद है, वही मुख्य सरकार है, उसी को देश चलाना है, तो उसे ही पैसे की ज़रूरत है। और अगर पैसे का मामला है तो उस पर निर्णय लोकसभा में ही होना चाहिए। इसीलिए धन विधेयक को रखा भी लोकसभा में ही जा सकता है शुरुआत में। ऐसा नहीं जैसे हमने साधारण विधेयक में बताया था, वो राज्यसभा से भी शुरू कर सकते हो, लोकसभा भी शुरू कर सकते हो, लेकिन धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा से ही प्रारंभ किया जा सकता है, और राज्यसभा को बहुत कम शक्तियां दी गई हैं इसके संदर्भ में। तो धन विधेयक पर निर्णय कौन लेगा? लोकसभा का स्पीकर उस पर अपना प्रमाण पत्र लगाएगा कि हाँ ये धन विधेयक है, उसके पॉइंट धन विधेयक हैं। अब वो उसके व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करता है कि किस चीज़ को वो धन विधेयक माने, किस चीज़ को ना माने। तो कभी कभी इस पे विवाद भी हो सकते हैं कि ये मामला धन विधेयक में आएगा या नहीं आएगा, और विवाद हुए भी हैं पहले। तो धन विधेयक पर निर्णय लेने का अधिकार किसको है? लोकसभा के स्पीकर को। तो ऐसे में विवाद हो सकता है, तो एक व्यवस्था और कर दी गई कि स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा, यानी आप इसके लिए विवाद चाहे जो करो, लेकिन ये बात जो है वो कोर्ट में नहीं जाएगी, यानी इस पर कोई भी फैसला कोर्ट नहीं करेगा, अंतिम होगा उसका निर्णय। तो जो स्पीकर का निर्णय है, स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा। अंतिम का मतलब होगा कि अब इस पर आप आगे न्यायपालिका में नहीं जा सकते हैं, स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा। यानी कल को अगर स्पीकर किसी विधेयक को कह दे कि ये धन विधेयक है, इसको धन विधेयक की तरह पारित किया जाएगा, और आपको एक आपत्ति हो कि इसमें स्पीकर महोदय एक पॉइंट ऐसा है जो 110 आर्टिकल से बाहर का मुझे लग रहा है, तो इसको वित्त विधेयक श्रेणी 1 माना जाना चाहिए, तो नहीं, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि स्पीकर ने निर्णय ले लिया है कि ये धन विधेयक है। और लास्ट वाला पॉइंट कि स्पीकर निर्णय करेगा कि ये उससे रिलेटेड है या नहीं है। तो फिर ये धन विधेयक को कौन प्रमाणित करेगा? लोकसभा का स्पीकर। और स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा, यानी कि इसके लिए आप कोर्ट में मुकदमा नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो ये हो गया प्रमाणन, और ये प्रमाण पत्र विधेयक के साथ में चस्पा कर दिया जाएगा, साथ में अटैच कर दिया जाएगा। तो ये विधेयक जब लोकसभा से राज्यसभा जाएगा तो वो पहले ही जान जाएंगे कि ये तो धन विधेयक है, अब इस पर मुझे कैसे काम करना है उसका तरीका उनको पता है। और फिर वो जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो भी आप वो देखेंगे कि ये धन विधेयक है, तो इस पर मुझे क्या डिसीजन लेना है उनको पता है। तो चलिए देखते हैं कि धन विधेयक को कैसे पारित किया जाता है, क्या प्रक्रिया है धन विधेयक को पारित करने की। तो धन विधेयक की पारित करने की प्रक्रिया क्या है? पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट ये है कि धन विधेयक को केवल लोकसभा से प्रारंभ किया जा सकता है, केवल लोकसभा से प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसको शुरू कहाँ से करेंगे? धन विधेयक को केवल लोकसभा से प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि ये धन का मामला है और लोकसभा का स्पीकर इसको प्रमाणित करेगा। दूसरा पॉइंट देखिए, धन विधेयक केवल और केवल सरकारी सदस्य रख सकता है। सरकारी सदस्य माने मंत्री रख सकता है,
इसको अन्य सदस्य जो मंत्री नहीं हैं वो धन विधेयक नहीं ला सकते। साधारण विधेयक में आपने देखा था उसको सरकारी और गैर सरकारी दोनों लोग ला सकते थे, लेकिन इसे केवल और केवल मंत्री ला सकते हैं। धन विधेयक केवल सरकारी विधेयक होगा, सरकारी विधेयक होगा। सरकारी विधेयक का मतलब आपको पता है, यानी कि मंत्री रखेगा, मंत्री रख सकता है। अगर आप मंत्री नहीं हैं, भले आप लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन आप धन विधेयक नहीं रख सकते हैं। कोई अन्य साधारण विधेयक तो आप रख सकते हैं। अगली चीज़ देखिए, जब भी कभी धन विधेयक लाया जाएगा तो राष्ट्रपति से पहले ही पूछ लिया जाएगा कि ये धन विधेयक लाने जा रहे हैं, इसकी पूर्व अनुमति दे दीजिए। तो जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखा जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, रखने से पूर्व ही अनुमति से रखा जाता है। अब यहीं से एक चीज़ स्पष्ट हो गई, चूँकि राष्ट्रपति की पहले से ही इसमें अनुमति है, इसलिए जब ये दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास में जाएगा तो क्या राष्ट्रपति इसको फिर से वापस कर सकते हैं कि फिर से विचार करिए? नहीं, यहीं से स्पष्ट हो जाता है क्योंकि राष्ट्रपति ने पहले से ही अनुमति दे दी थी, इसीलिए उसको वो स्वीकार कर ही लेंगे। तो इसीलिए बाद में राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार हेतु वापस नहीं कर सकते, पुनर्विचार हेतु वापस नहीं कर सकते, यानी उनको इसे स्वीकार करना ही पड़ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति के पास में 3 पावर होती हैं। एक तो वो पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, यानी निलंबनकारी वीटो। तो निलंबनकारी वीटो धन विधेयक पे नहीं लगाया जा सकता है, उसको वापस वो कर ही नहीं सकते हैं। तो अब उनके पास बचे 2 ऑप्शन, या तो उसे स्वीकार कर लें तो स्वीकार तो कर ही लेंगे, या फिर अगर स्वीकार ना करना चाहें तो फिर वो क्या कर सकते हैं, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि निर्णय ना लें, अस्वीकृत कर दें। तो ज़्यादातर मामलों में अस्वीकृत करने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि ये उनसे पूछ करके ही पहले रखा गया होता है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि क्या धन विधेयक पर पॉकेट वीटो लगाई जा सकती है? तो बिल्कुल धन विधेयक पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः किया नहीं जाता क्योंकि पहले से ही राष्ट्रपति ने उसको अनुमति दे दी होती है। क्या धन विधेयक पर निलंबनकारी वीटो लगाया जा सकता है, यानी उसे भेजा जा सकता है वापस? तो बिल्कुल नहीं भेजा जा सकता है क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखा गया है, उसे वापस नहीं भेज सकते। तो ये हो गया राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या अंतर है। अब राज्यसभा और लोकसभा को विधि बनाने में सामान्यतः बराबर शक्तियाँ होती हैं। जब साधारण विधेयक को आप देख रहे थे तो जो पावर लोकसभा के पास थी वही पावर राज्यसभा के पास में थी, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि लोकसभा की शक्ति बढ़ गई कि धन विधेयक लोकसभा से शुरू किया जाएगा तो लोकसभा के पास पावर भी ज़्यादा होती है। तो धन विधेयक के संदर्भ में, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियाँ सीमित हैं। शक्तियाँ क्या हैं? सीमित हैं। क्या सीमित हैं? तो ज़रा याद करें कि क्या क्या होता है दूसरे सदन में जा कर के। तो राज्यसभा क्या कर सकता है? देखिए, राज्यसभा धन विधेयक पर, राज्यसभा धन विधेयक पर अगर मनी बिल पहुंचा लोकसभा से पारित होकर के, मनी बिल जो है वो राज्यसभा में पहुंचा, तो राज्यसभा क्या कर सकते हैं? अस्वीकार नहीं कर सकते, अस्वीकार नहीं कर सकते, यानी कि वो इसे नहीं कह सकते कि ये अस्वीकृत है, यानी उनको पारित ही करना पड़ेगा। संशोधन करके पारित नहीं कर सकते, संशोधन करके पारित नहीं कर सकते। जैसे का जैसा आया है
वैसा ही आपको पारित करना पड़ेगा। जो भी लोकसभा ने उसमें खर्चे डिसाइड किए हैं वैसा ही आपको पारित करना है। आप उसमें संशोधन करके पारित नहीं कर सकते, लेकिन संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं। संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं। साधारण विधेयक में राज्यसभा संशोधन करके पारित कर सकती थी और बाद में लोकसभा वो संशोधन स्वीकार करे या ना करे, उसकी मर्जी पर नहीं था। अगर संशोधन स्वीकार नहीं करोगे तो गतिरोध हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, संशोधन आप कर ही नहीं सकते, संशोधन करके पारित नहीं कर सकते हैं, लेकिन संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं। संशोधन की सिफारिश बहुत कायदे से, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिएगा, सिफारिश कर सकते हैं। लेकिन एक और लेकिन है इसमें, लेकिन से लेकिन है, लेकिन सिफारिश लोकसभा माने या ना माने उसकी मर्जी पर है, उसकी मर्जी पर है। विधेयक पारित माना जाएगा, विधेयक पारित माना जाएगा। अब देखिए यही पूरी चीज़ आपको समझनी है, साधारण विधेयक और इस विधेयक में क्या अंतर है। अस्वीकार कर ही नहीं सकते, जबकि साधारण विधेयक को वो अस्वीकार कर देते थे, और जब अस्वीकार कर देते थे तो गतिरोध हो जाता था, संयुक्त मीटिंग बुलाई जाती थी। यहाँ जब अस्वीकार कर ही नहीं सकते हैं तो क्या संयुक्त मीटिंग बुलाई जा सकती है? नहीं बुलाई जा सकती। संशोधन करके पारित नहीं कर सकते, यानी जैसा आया है वैसा ही पारित कर दो। अगर आप चाहते हो कुछ संशोधन तो संशोधन की सिफारिश करो कि लोकसभा ये संशोधन मैं करना चाहता हूँ, और विधेयक को वापस भेजा आपने। चाहे लोकसभा तो संशोधन को माने या ना माने, लेकिन विधेयक पारित माना जाएगा। यानी कि आपने कहा कि ये संशोधन कर लो, फिर भी लोकसभा ने कहा नहीं ये संशोधन हम नहीं मानते, या मान लिया कि हाँ चलिए मान लेते हैं, दोनों ही कंडीशन में विधेयक पारित ही माना जाएगा। ऐसे में कभी कभी ये लगता है कि क्या फिर राज्यसभा में भेजा क्यों था, जब राज्यसभा को कोई पावर ही नहीं थी। तो इसका फ़र्क पड़ता है, जनता, मीडिया, इस पे फ़र्क पड़ता है कि जब राज्यसभा कोई संशोधन प्रस्तुत करेगी और लोकसभा उसको नहीं मानेगी, और जनता को अगर लगता है कि राज्यसभा ने बहुत सही संशोधन दिया था, तो फिर सरकार की उसमें किरकिरी होती है, सरकार की छवि धूमिल होती है। तो फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। लोकसभा भी थोड़ा ध्यान देगी कि आखिर एल्डर्स ने कहा है तो कुछ ध्यान तो देगी, लेकिन बाध्यता नहीं है कि लोकसभा उसे माने। अब यहीं पे अगर साधारण विधेयक होता और तो वो संशोधन कर देते, वो संशोधन अगर लोकसभा नहीं मानती तो फिर पारित नहीं माना जाता, और यहाँ पे नहीं मानने पर भी पारित माना जा रहा है। तो जब वो संशोधन को नहीं मानते तो पारित नहीं माना जाता, तो गतिरोध माना जाता। इसका मतलब संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती थी। तीसरी चीज़, आपने देखा था कि दूसरा सदन साधारण विधेयक को 6 महीने तक टाल सकता था। 6 महीने तक अगर निर्णय नहीं लेता था कोई सदन तो फिर गतिरोध माना जाता था और संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान था। लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन का समय मिलता है। यानी कि धन विधेयक में जो है राज्यसभा केवल 14 डेज, 14 दिन रोक सकती है, रोक सकती है। उसके बाद स्वतः पारित माना जाएगा। यानी कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया, 14 दिन तक आपने धन विधेयक पे कोई भी विचार नहीं किया, तो वो अपने आप पारित माना जाएगा दोनों सदन से। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि राज्यसभा को बहुत कम शक्तियां हैं। 14 दिन तक अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो विधेयक अपने आप पारित माना जाएगा। अस्वीकार कर ही नहीं सकते, संशोधन कर नहीं सकते, संशोधन की केवल सिफारिश कर सकते हैं, और वो भी सिफारिशें लोकसभा की मर्जी पर है। वो चाहे तो स्वीकार करे, चाहे ना स्वीकार करे, फिर भी विधेयक पारित माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि गतिरोध होने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि गतिरोध होने की 3 कंडीशन होती हैं।
आर्टिकल 108 में संयुक्त मीटिंग का प्रावधान है और उसमें बताया गया है कि किन कंडीशंस में संयुक्त मीटिंग बुलाई जा सकती है। केवल और एक कंडीशन है कि जब लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध हो जाए, डेडलॉक हो जाए। डेडलॉक को 3 बातें बताई गई हैं कि पहली चीज़ अस्वीकृत हो जाए विधेयक, तो यहाँ पे अस्वीकृत हो ही नहीं रहा है। दूसरा, सदन सिफारिश करे और पहला वाला सिफारिश माने ना, तो गतिरोध हो गया। यहाँ पे आप सिफारिश करोगे, मानो या ना मानो, पारित ही माना जाएगा, तो गतिरोध हुआ ही नहीं। तीसरा, अगला सदन 6 महीने तक विधेयक को लटकाए रहे, तो गतिरोध माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर 14 दिन बाद अपने आप पारित हो जा रहा है, तो गतिरोध हुआ ही नहीं। इसका मतलब है कि धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई औचित्य नहीं रह गया। तो अगला पॉइंट जो आएगा इसमें धन विधेयक में, यहाँ पर क्या होगा कि धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होगी। संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, एक ये पॉइंट निकल। धन विधेयक अगर लोकसभा से शुरू किया गया है और लोकसभा में ही पारित न हो पाए, अभी राज्यसभा पहुंचने की तो बात छोड़ दीजिए, अगर धन विधेयक को लोकसभा में रखा गया और लोकसभा में ही पारित न हो पाए, तब क्या होगा? तो सरकार त्यागपत्र दे देगी। क्योंकि आप जानते हो कि लोकसभा में सरकार किसकी होती है? लोकसभा में सरकार उस पार्टी की होती है जिसके पास बहुमत हो, पूर्ण बहुमत, यानी कि टोटल का आधा तो होना ही चाहिए उसके पास। इसका मतलब उस पार्टी में आधे सदस्य तो हैं ही। और लोकसभा में ही धन विधेयक रखा गया और साधारण बहुमत से उसको पारित किया जाता है, और साधारण बहुमत से उस विधेयक को सरकार पारित नहीं करा पाई। इसका मतलब ये है कि वो अपना बहुमत खो चुके हैं, उनके सदस्य उनकी तरफ हैं ही नहीं। क्योंकि अगर उनके सदस्य उनके तरफ होते तो आधे तो उनके होने ही चाहिए थे, तो साधारण बहुमत तो प्राप्त करना बहुत आसान है उनके लिए। और अगर वो धन विधेयक को पारित नहीं करवा पा रहे हैं तो सीधा स्पष्ट संकेत है कि उनके पास बहुमत अब बचा नहीं है, और अगर बहुमत नहीं बचा है तो फिर सरकार गिर गई। तो फिर धन विधेयक अगर लोकसभा में पारित नहीं हो पाता है तो सरकार त्यागपत्र दे देती है। धन विधेयक यदि लोकसभा में पारित न हो, पारित नहीं होता है, हो पाए, तो क्या होगा? तो सरकार त्यागपत्र दे देगी, त्यागपत्र। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। साधारण विधेयक के संदर्भ में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था, लेकिन साधारण विधेयक भी अगर लोकसभा में अटक जाए तो इसका मतलब ये होता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं बचा है और विपक्षियों को तुरंत मौका मिलेगा। वो क्या ले आएंगे? अविश्वास प्रस्ताव, और फिर वो अविश्वास प्रस्ताव पारित कराएंगे। तो ये है धन विधेयक के संदर्भ में प्रक्रिया। बाकी सब प्रक्रिया वैसे ही होती है, सिर्फ आपने ये खास चीज़ों को देखा कि राज्यसभा के पास में सीमित शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति के पास में भी शक्तियाँ कम पड़ गई, क्योंकि उनको पुनर्विचार के लिए जो भेजने की शक्ति थी वो यहाँ पर उनको नहीं मिल पा रही है। तो ये धन विधेयक के संदर्भ में है। अब हम देख लेते हैं कि जो दूसरे अन्य जो वित्त विधेयक हैं वो कैसे पारित किए जाते हैं। उनमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट आपको जानने हैं क्या चीज़ें होती हैं अलग। क्योंकि अगर उनको अलग रखा गया है तो कोई न कोई अलग चीज़ उसमें ज़रूर है, तभी उनको अलग रखा गया है। अदरवाइज़ उनको साधारण मान लिया जाता या धन की श्रेणी में मान लिया जाता। लेकिन यदि उनको अलग रखा गया है तो उसमें अलग क्या है? देखिए, वित्त विधेयक जो हमने बताया था आपको, वित्त विधेयक श्रेणी 1, इसका जिक्र हमने कहाँ बताया था आपको? आर्टिकल 117 खंड 1 क्लास 1 में। तो इसमें क्या होता है हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें आर्टिकल 110 में से कोई प्रावधान होगा या सब होंगे या कुछ होंगे, और उसके साथ साथ आर्टिकल 110 से बाहर के प्रावधान इसमें होते हैं, तब उसको वित्त विधेयक श्रेणी 1 या प्रकार 1 टाइप 1 कहा जाता है। तो ये साधारण विधेयक या धन विधेयक से किस प्रकार अलग है? तो ये 2 मामलों में धन विधेयक के जैसा है, बाकी साधारण विधेयक जैसा है। सिर्फ 2 मामलों में धन विधेयक के समान है। यह केवल 2 बातों में
धन विधेयक जैसा है। कौन सी दो बातें हैं? पहली बात तो ये है कि ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से इसको भी रखा जाता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखा जाता है, क्योंकि धन विधेयक भी ऐसे ही रखा जाता था, इसको भी ऐसे ही रखा जाता है, तो एक सिमिलरिटी ये है। दूसरा, यह भी लोकसभा से ही प्रारंभ होता है, लोकसभा से ही प्रारंभ किया जा सकता है। जैसे धन विधेयक को लोकसभा से प्रारंभ करते थे। सिर्फ और सिर्फ यही दो बातें इसको धन विधेयक जैसा बनाती हैं। तो क्या इसमें अन्य चीज़ें जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं या राज्यसभा की शक्तियां हैं उनके विषय में क्या बताएंगे? तो इसको पारित करने की प्रक्रिया जो है वो साधारण विधेयक जैसी है, यानी कि शेष मामलों में ये कैसा है? साधारण विधेयक जैसा है, यानी कि इसको पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयक जैसी है, जिसको हमने पीछे चैप्टर में आपको पढ़ाया था, साधारण विधेयक जैसी। अब साधारण विधेयक जैसी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा को बराबर शक्तियां हैं पारित करने में। सिर्फ एक ही मामले में सिर्फ इसे लोकसभा से प्रारंभ किया जाएगा, लेकिन दोनों सदनों को बराबर शक्तियां हैं, इसमें दोनों सदनों को बराबर शक्तियां हैं। केवल प्रारंभ करने की शक्ति छोड़कर, यानी कि राज्यसभा के पास केवल एक शक्ति नहीं है कि वो इस विधेयक को शुरू नहीं कर सकती है, शुरू सिर्फ लोकसभा कर सकती है, बाकी दोनों सदनों के पास बराबर पावर है पारित करने की, अस्वीकृत करने की, संशोधित करने की सारी शक्तियां हैं। जबकि धन विधेयक में आप देख रहे हो राज्यसभा को कुछ भी शक्तियां नहीं थी। तो यहाँ पर दोनों सदनों को बराबर शक्तियां हैं, यानी कि राज्यसभा इसे अस्वीकृत भी कर सकती है, अस्वीकृत भी, संशोधित भी कर सकती है, क्योंकि सिर्फ दो बातें धन विधेयक वाली, बाकी सब आपकी हो गई साधारण विधेयक की। तो इसका मतलब अगर ये साधारण विधेयक की तरह ट्रीट किया जा रहा है तो इस पर संयुक्त बैठक भी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। जब राज्यसभा इसे अस्वीकृत भी कर सकती है, संशोधित भी कर सकती हैं, तो गतिरोध होने की संभावना हो गई। जब अस्वीकृत कर देगी तो गतिरोध हो गया, जब संशोधित कर देगी और लोकसभा उस संशोधन को मानेगी नहीं तो गतिरोध हो गया। अगर धन विधेयक होता तो लोकसभा मानती या न मानती, पारित ही माना जाता। तो इसमें क्या है, संयुक्त बैठक भी हो सकती है, संयुक्त बैठक हो सकती है। ये हो गया आपका श्रेणी 1। अब एक और होता है जो हमने तीसरा वाला बताया था, जिसको कहते हैं श्रेणी 2, वित्त विधेयक श्रेणी 2। वो कैसे अलग है और उसमें क्या खास चीज़ है, देखिए। वो हमारा है वित्त विधेयक श्रेणी 2 और आर्टिकल 117 क्लास 3, आर्टिकल 117 क्लास 3। क्या शुरू में जब मैंने ये बताया था तो क्या उसमें मैंने क्लास 2 लिख दिया है, शायद गलती से, मुझे याद आया। तो अगर शुरुआत में मैंने जब वर्गीकरण बताया था तो वित्त विधेयक श्रेणी 2 आर्टिकल 11 से क्लास 3 कर लीजिएगा, क्लास 3 है। शायद मैंने उसमें 2 लिख दिया, शायद अब तो मिटा दिया मैंने, लेकिन मुझे लग रहा है शायद 2 लिख दिया था मैंने। तो आर्टिकल 3 अगर सही है तो कोई बात नहीं, फिर भी ये वाला सही है। तो वित्त विधेयक श्रेणी 2 जो है वो आर्टिकल 117 खंड 3 में है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है संचित निधि से धन को व्यय करने के प्रावधान से संबंधित बातें होती हैं, और इसमें आर्टिकल 110 से रिलेटेड नई चीज़ें होती हैं।
तो इसमें क्या खास चीज़ है, धन विधेयक या वित्त विधेयक श्रेणी 1 से क्या अलग है, इसको क्यों अलग रखा गया है? तो ये पूरी तरीके से साधारण विधेयक की तरह ही पारित किया जाता है, यानी कि यह साधारण विधेयक की तरह ही पारित किया जाता है। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा की जितनी भी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की जो पावर हैं, जो प्रक्रिया है, सब कुछ साधारण विधेयक की तरह है। किसी भी सदन से प्रारंभ कर सकते हो, लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स बराबर हैं, संयुक्त बैठक भी हो सकती है, राष्ट्रपति इसको वापस भी कर सकते हैं, सभी वीटो लगा सकते हैं, यानी कि ये टोटली ऑर्डिनरी बिल की तरह है। तो अब एक प्रश्न आ गया कि अगर पूरी तरीके से ये साधारण विधेयक की तरह है तो इसको अलग रखने की क्या ज़रूरत है? तो सिर्फ एक बिंदु है जो इसको अलग बनाता है, बाकी सब कुछ जो है वो साधारण विधेयक जैसा ही है। सिर्फ एक मामले में ये अलग है, सिर्फ एक बात में यह साधारण विधेयक से भिन्न है। साधारण विधेयक से भिन्न है, अलग है। वो एक बात कौन सी है? बहुत कायदे से इसको समझिए। वो एक बात क्या है? वो एक बात है कि इसको पारित करने से पहले, पारित करने या विचार करने, चर्चा करने या पारित करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है। थोड़ा सा शब्दों का खेल यहाँ से समझिएगा। मैंने यहाँ सिर्फ लिखा है कि पारित करने या चर्चा करने यानी विचार करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि वित्त विधेयक श्रेणी 2 को सदन में रखने से पहले, अब ये तो किसी भी सदन से रखा जा सकता है क्योंकि इसमें साधारण विधेयक की तरह है, क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है? वित्त विधेयक प्रकार 2 को सदन में रखने से पहले क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है? नहीं। सदन में रखने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको पारित करने से पहले, उस पर चर्चा करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इसको यहीं पे नोट कर लीजिएगा कि रखने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सदन में रखने के लिए, पेश करने के लिए अनुमति आवश्यक नहीं है, अनुमति आवश्यक नहीं, जबकि धन विधेयक में है आवश्यक नहीं। ये लिख लीजिएगा अलग से, सिर्फ पारित करने के और विचार करने के लिए। तो एक इस बिंदु को छोड़ करके बाकी सब कुछ प्रक्रिया इसकी कैसी है? साधारण विधेयक की तरह है, यानी इसको दोनों सदन से शुरू किया जा सकता है, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के शुरू किया जा सकता है, लेकिन पारित करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। और दोनों ही सदनों को इसमें बराबर शक्तियां हैं और राष्ट्रपति के पास में भी आर्टिकल 111 से संबंधित सभी विधायी शक्तियां इस पर लागू होती हैं, यानी कि उसको स्वीकार, अस्वीकार और पुनर्विचार हेतु वापस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने संसद की विधायी प्रक्रिया में आज वित्त विधेयक को पूरी तरीके से समझा। और इसके बाद जो है आपका एक बहुत महत्वपूर्ण बचता है विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक पे पूरी एक क्लास होगी, उसको हम पूरा डिटेल में करेंगे कि संविधान संशोधन किस प्रकार से होता है, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको जाननी हैं। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।